विलेन अपने उस कमरे में था जहाँ किसी का आना मना था। वो सोफे पर लैपटॉप लिए बैठा था, हाथ में एक पेपर वेट था जिसे घुमाते हुए वो गहरी नजरों से स्क्रीन को घूर रहा था जिसमें नूर की सारी डिटेल्स थी, मगर सिर्फ उतनी जितनी नूर ने दिखानी चाहिए थी। ये बात विलेन को भी मालूम थी। वो उस स्क्रीन को देखता हुआ गहरी आवाज में बोला, नूर खुराना, रिसेंटली ग्रेजुएशन पूरा किया है, 21 साल की होने को है, अपनी पूरी लाइफ सूरत के अनाथालय में बिताई है। माँ बाप ने पैदा होते ही छोड़ दिया था, तब से वहीं थी और इकलौती दोस्त अवनी खुराना है। वो अचानक से रुका और स्क्रीन पर नजर गहराते हुए उस पेपर वेट को साइड में रख उसने उस डिटेल वाली फोटो को जूम किया और अचानक से मुस्कुराकर बोला, खुराना, दोनों दोस्त हैं तो सरनेम सेम कैसे? इवन मेरा सरनेम भी खुराना है। ये मेरे तो रिश्तेदार नहीं, पर इन दोनों का कनेक्शन कुछ और ही है। ये सिर्फ दोस्त नहीं, किसी दूसरे रिश्ते के बलबूते पर दोनों खुराना ही हैं। उसने लैपटॉप बंद कर सोफे से सर टिका, आंखें बंद कर बोला, मेरे सामने आने वालों का बायोडाटा 1 मिनट में मेरे सामने होता है, मगर कोई नूर की सिर्फ वही जानकारी आई है जो उसने बताई। उसने खुद को छुपाया है मुझसे। दैट्स रियली बैड कोहिनूर। तुम मेरी हो तो तुम्हें पूरी तरह जानने का हक है मुझे। अगर तुम नूर दुर्लभ खुराना होती तो परेशानी कभी नहीं होती, पर तुम्हारा ये सरनेम मेरा नहीं है और ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कुछ तो कहना ही होगा। बोल बिलेन अजीब तरीके से हंसा। उसकी ये हंसी उसकी बाकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग थी और काफी डरावनी भी। वो नूर के बारे में ही सोचने लगा और तभी ऐसा लगा जैसे नूर के होठ उसे दोबारा अपने होठों पर महसूस हुए। आंखें बंद किए वो मुस्कुरा दिया। नूर के होठों की मिठास उसे अभी तक महसूस हो रही थी। उसका वो लाल चेहरा, शर्म से झुकी आंखें, फड़फड़ाते होठ, वो एहसास एक बार फिर विलेन के जहन में तरोताजा हो गया। विलेन ने आज तक नूर के जिस्म को पाने की हसरत नहीं दिखाई थी। उसे बस नूर चाहिए थी अपनी लकीरों में। इधर नूर अपने कमरे में फ्रेश होकर आई थी। उसने स्ट्रैप वाली व्हाइट कलर की कुर्ती और व्हाइट पैजामा पहना था जिसमें वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। वो आईने के सामने तैयार हुई और अचानक नजर अपने होठों पर चला गया। अनजाने में एक मुस्कान छा गई चेहरे पर। चेहरा दोबारा शर्म से लाल हुआ, पर तभी एक गुस्से भरी आवाज आई, नूर, व्हाट इज दिस? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? नूर ने हैरानी से पीछे मुड़कर अवनी को देखा जो गुस्से से फटने को तैयार थी। उसने नूर की ड्रेस को पकड़ा और बोली, तुम चलो मेरे साथ, तुम इस कमरे में नहीं रहोगी। नूर 2 कदम पीछे हो हैरानी से बोली, 1 मिनट, तुम्हें हुआ क्या है और तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? जी तो करता है थप्पड़ मार के चेहरा लाल कर दूं, लेकिन एक बार फिर तेरा वो आशिक मेरा हाथ जला देगा। अवनी ने गुस्से से कहा, पर नूर को कुछ समझ नहीं आया। वो बोली, व्हाट डू यू मीन? उसने तुम्हें हर्ट किया? अवनी ने आंखें गोल घुमाई और बोली, तुम्हें जैसे पता ही नहीं कि वो आदमी तुमसे कितना ऑब्सेस्ड है। तुम्हारे पीछे वो सबकी जान लेने को तैयार है, जिंदा जला दे वो सबको। तुम तो हाथ जलने की बात करती हो, और तो तुम्हें मेरे भाई की इज्जत की जरा भी फिक्र नहीं, उनके प्यार की कोई कदर नहीं है ना? नूर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो धीमे से बोली, अवनी, ये क्या बोल रही हो तुम? सही तो कह रही हो, तुम एक बेशर्म और बेगैरत औरत हो। एक शादीशुदा औरत होने के बावजूद किसी गैर मर्द का जुनून बन बैठी हो, उसके साथ रहती हो, उसकी बातें मानती हो, उसे सोच हंसती हो, ब्लश करती हो, उसकी जरूरत महसूस करती हो। ऐसा क्या जादू हो गया है? हाँ, धोखा दे रही हो मेरे भाई को। अपना मकसद भूल उन्हें छोड़ यहाँ तुम अपनी जरूरतें पूरा कर रही हो, जो शायद मेरा भाई पूरा नहीं कर पाया। तुम उस विलेन के साथ रातें बिताती। अवनी अपने गुस्से में कुछ भी बोले जा रही थी, पर नूर को अब ये बातें हर्ट कर रही थी और आखिर में वो गुस्से से तेज आवाज में बोली, शट अप अवनी, तुम्हारी बकवास और नहीं सुनूंगी मैं यहाँ इस मकसद के लिए क्या क्या झेल रही हूँ, अपना सब कुछ कुर्बान कर रही हूँ, सिर्फ तुम्हारे भाई और मेरे पति के लिए। उसके बावजूद इन इल्जामों का पिटारा तुम मेरे सर पर फोड़ोगी। सोचा भी नहीं कि क्या फील होगा मुझे। लोगों ने तो उसकी मिस्ट्रेस बनाया ही है, अब तुम भी कहोगी। अवनी अचानक से शांत हो गई। नूर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, साथ ही सांस भी तेज चल रही थी। वो गुस्से से गहरी सांस लेते हुए बोली, और कोई प्यार का रिश्ता नहीं है हमारे बीच, मुझ पर तो यकीन करो। और वो आदमी भी कोई प्यार नहीं करता और ना ही जुनून हूँ मैं उसका। कोई प्यार नहीं है, सिर्फ दिखावा है। वो सिर्फ मुझे इस खेल में हराना चाहता है, कभी प्यार से तो कभी नफरत से। उसे बस जीत चाहिए और कुछ नहीं।
नूर ने बोलते हुए अपने सीने पर हाथ रख लिया। उसकी धड़कन एक बार फिर शोर मचा रही थी। सांसें बिल्कुल तेज हो गई थी और माथे पर पसीने की बूंदें छा गई थी। अवनी ने नूर को ऐसे देखा तो घबरा गई। वो तुरंत नूर की ओर बढ़ी और बोली, नूर प्लीज तुम शांत हो जाओ। सॉरी, मैंने तुम्हें वो बातें गुस्से में बोल दी, लेकिन प्लीज तुम शांत हो जाओ। तुम्हारा ब्लड प्रेशर फिर बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। नूर प्लीज शांत हो जाओ। लेकिन नूर ने तुरंत उसका हाथ झटका और साइड हो गई। उसकी सांसें अभी भी उसके काबू में नहीं थी। उसे बेचैनी सी महसूस हो रही थी। अवनी की बातों ने उसके दिल पर वार किया था। वो यहाँ बिलेन का किस तरह टॉर्चर झेल रही थी, इस बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था। सभी जानते थे कि बिलेन गुस्से में जरूर होता था, लेकिन वो नूर के साथ क्या करता था किसी ने नहीं देखा। सभी को सिर्फ बिलेन का प्यार दिखा, उसका टॉर्चर कभी नहीं। और कुछ यही देख अवनी भी नूर पर इल्जाम लगाने चली आई, मगर अब नूर की हालत देख उसे डर लगने लगा था। वही नूर को किसी के छूने पर भी इरिटेशन हो रही थी। उसे बिल्कुल अकेले रहना था। उसने अवनी को खुद से दूर किया और उसके साइड से होते हुए तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। अवनी भी उसके पीछे भागी, लेकिन वो अचानक ही दरवाजे पर किसी से टकराई। वो गिरने को हुई, उससे पहले ही दो मजबूत हाथों ने उसे संभाल लिया। अपनी डर से आंखें फाड़े अपने सामने अबीर को देख रही थी, जिसकी आंखें भी हैरानी में थी। वही उसके बगल में खड़े सरांश की आंखें गुस्से से जल रही थी। उसने तुरंत अवनी के हाथ को पकड़ अबीर से दूर किया। अबीर जो अब तक अवनी को देख रहा था, वो होश में आया और अवनी को देखते हुए हैरानी से बोला, एक्सक्यूज मी, अब तुम कौन हो? इस घर में दुर्लभ ने नई नई नमूने भर रखे हैं क्या? जहाँ देखो अजीबोगरीब लोग दिखने लगते हैं। अवनी ने उसे घूरा, मगर कुछ बोलती उससे पहले ही सारांश उसे डांटते हुए बोला, अवनी व्हाट इज दिस? तुम्हारे पास दिमाग है भी या नहीं? तुम यहाँ भाई के कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हें पता भी है अगर उन्हें पता चला कि उनके इजाजत के बगैर कोई उनके कमरे में गया तो जान लेने से पहले वो एक बार सोचेंगे भी नहीं। अवीर ने सारांश को देखा, जैसे बोल रहा हो क्या वो उसे जानता है, लेकिन सारांश ने उसे सरासर इग्नोर किया और नजरें अवनी की आंखों पर गड़ा दी। अवनी ने उसे झटके से खुद से दूर किया और गुस्से से बोली, हाँ तो मार ही देंगे, तो उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ रहा होता तो अब तक मैं इस कैद में ना होती, ना यहाँ शीश महल में आई होती। मेरी जिंदगी पर ग्रहण लगा दिया है तुम दोनों भाइयों ने। बोल अवनी वहां से चली गई। उसे नूर को भी ढूंढना था, लेकिन वो ये बातें सारांश और अबीर के सामने नहीं बोल सकती थी। सारांश ने अबीर की यूं फटी आंखों को देख कंधे उचकाकर कहा, क्या हुआ? गर्लफ्रेंड है मेरी, इस तरीके से क्यों घूर रहा है? अबीर अचानक से हंसते हुए बोला, नखरे तो ऐसे दिखा कर गई जैसे तुमने उसके सर पर कौन सा बम फोड़ दिया है। सारांश उसके पीठ पर हाथ रखकर उसे आगे की ओर बढ़ाते हुए बोला, बम नहीं, पूरा का पूरा डायनामाइट फोड़ा था। अभी तक रिकवर नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही सब कुछ सही कर दूंगा। लेकिन तू फिलहाल मेरे साथ चल। निष्कर्ष एक अपार्टमेंट में बैठा था। पुलिस वाले उसके विला तक पहुंच गए थे, तो वो बार बार अपने घर आ जाकर खुद को वापस जेल में नहीं पहुंचाना चाहता था। इसलिए उसने अपार्टमेंट रेंट पर लिया था। वो इस वक्त लिविंग एरिया में सोफे पर बैठा था और उसके लैप पर लैपटॉप रखी थी, जिस पर शीश महल की सारी फोटोज उसके आंखों के सामने थी। शायद शीश महल की जानकारियां बटोर रहा था, लेकिन ज्यादा कुछ पता नहीं चला। सिर्फ इतना ही कि शीश महल का मालिक दुर्लभ खुराना द डायमंड किंग है, जो डायमंड का बिजनेस करता है। दुर्लभ खुराना की भी लिमिटेड जानकारियां ही निष्कर्ष की आंखों के सामने थी, लेकिन इतनी काफी नहीं थी कि वो जान सके कि नूर वहाँ क्या कर रही है। उसने गुस्से में लैपटॉप टेबल पर पटक कर सोफे से सर टिका लिया और गहरी सांस लेते हुए बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा है नूर कि तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो। हमारी शादी को 3 साल होने को है। तुमने कहा था तुम मुझे बेहद प्यार करती हो, मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार थी, तो सिर्फ 2 महीने में तुमने मुझे छोड़कर जाने का फैसला कैसे ले लिया? तुम धोखेबाज तो नहीं थी ना नूर? तो फिर ये क्या किया तुमने? मेरे बारे में सोचा भी नहीं? मेरे प्यार को इतनी जल्दी भूल गई क्या तुम? बोलते हुए निष्कर्ष के चेहरे पर गुस्सा और दर्द एक साथ नजर आ रहा था। निष्कर्ष अपनी जगह से उठा और गुस्से से मुठिया कसता हुआ बोला, कारण जो भी हो, जो भी मजबूरी हो नूर, तुम्हें मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें तो मैं अपने सामने लाकर रहूंगा और मेरे सवालों के जवाब तुम्हें देने ही होंगे। बोल वो चेहरे पर मास्क लगा उस अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। इधर नूर शीश महल के कॉरिडोर में भटक रही थी।
उसकी सांसें अभी तक नॉर्मल नहीं हुई थी और अनजाने में वो जाने शीश महल में किधर चली आई थी। उसे यहाँ के रास्ते ज्यादा मालूम नहीं थे और खुद को संभालने के चक्कर में वो लड़खड़ाते कदमों के साथ इस तरफ आ गई थी। उसकी बेचैनी हर बढ़ते पल के साथ और बढ़ रही थी। उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। आंखों में अवनी की बातें सोच आंसू भी आ गए थे। वो खुद से सिसकते हुए बोली, वो ऐसा कैसे बोल सकती है? उसे मुझ पर जरा भी विश्वास नहीं। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो हर दिन नए मर्दों को बदलती हो। वो मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती है? मैं पति बाबू से बहुत प्यार करती हूँ, तब तो उनके लिए सब कुछ सहने को तैयार हूँ। लेकिन वो मेरा प्यार नहीं समझती, कोई नहीं समझता मुझे। एक दुर्लभ है जिसे सिर्फ अपने खेल की पड़ी है और एक ये है जिसे अपने भाई के आगे कुछ दिखता ही नहीं। सब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, किसी को नूर की फिक्र नहीं। बोलते हुए नूर की आंखों से एक कतरा आंसू बह गया। उसने अपने हाथों से अपने चेहरे को साफ किया और कॉरिडोर में दूसरी ओर मुड़ गई। उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि वो शीश महल के काफी अंदर वाले हिस्से में आ गई थी, जहां वो पहले कभी नहीं आई थी। पर जब उसे एहसास हुआ, चेहरे पर डर की लकीरें खींच गई। उसे खुद की हालत सुधारनी थी और अब उसे कोई दिख नहीं रहा था, तो वो किसी से मदद कैसे मांगती? तभी सामने एक कमरे का दरवाजा खुला दिखाई दिया। तो बिना कुछ सोचे समझे नूर दरवाजे के पास पहुंची, लेकिन अंदर जो देखा उसे देख आंखों में रुके आंसू बेतहाशा बह निकले। शरीर और बुरी तरह कांप उठा। सामने की बेड पर विलन पीठ के बल लेटा था। उसके ऊपर उर्मी झुकी हुई थी, जिसे देखते ही नूर पहचान गई। उर्मी के बालों ने दोनों के चेहरे को ढक रखा था। वो दोनों किस कर रहे थे और शायद नूर को ये देख कुछ अच्छा नहीं लगा। उसने अपने कदम पीछे लेने चाहे, लेकिन तभी वहां रखे वास पर उसका हाथ लगा और वह गिरकर चकनाचूर हो गया। आवाज सुन दोनों की नजरें भी नूर पर गई। नूर ने जैसे ही उन दोनों को अपनी ओर देखता पाया, वो अपने आंसू पोंछ बिना एक पल देर किए सामने कॉरिडोर की ओर भाग गई। इधर विधाता भी शीश महल के अंदर आए और शीश महल के चारों ओर नजर जमाते हुए वो खुद से बोले, आज तो मुझे नूर से मिलना ही होगा। इस लड़की ने जो उलझन मेरे सामने पेश किया है, उसे सुलझाना होगा, वरना इसके बारे में सोच सोच कर पागल हो जाऊंगा मैं। नूर एक बार फिर जाने किस कॉरिडोर में घुस गई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। वो एक किनारे में खड़ी अपने सर के बाल को कसकर पकड़कर गहरी सांसें लेते हुए बोली, मैं बिल्कुल सही थी। ये मुझे कोई प्यार नहीं करता, कोई जुनून नहीं हूं मैं इसकी। ये सिर्फ मेरे साथ खेल रहा है। ये मुझे अपने जाल में फंसाना चाहता है ताकि मुझे हरा सके, मुझे मेरे मकसद से भटका सके और अपनी जीत हासिल कर सके। उसने अपने बालों को छोड़ा और एक गहरी सांस ले आंखें बंद कर बोली, पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मुझे पता है कि मुझे अब आगे क्या करना है। इस आदमी के जाल में मैं बिल्कुल नहीं फंसूंगी, बल्कि इसी के जाल में इसे फंसाकर ऐसा मार दूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा कि नूर खुराना नाम की किसी लड़की से पाला पड़ा था। नूर ने कॉन्फिडेंस से ये बात कही थी और उसकी आंखों में उसका कॉन्फिडेंस झलक भी रहा था, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। एक अजीब सा दर्द था उस कॉन्फिडेंस के पीछे। वो कांप रही थी, आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे। पता नहीं क्यों विलेन और उर्मी को किस करता इमेजिन कर भी उसके शरीर में झुरझुरी सी मच रही थी। वो पल याद आ रहा था जब विलेन ने उसके होठों पर अपनी हार्ड लिप्स रखे थे और उन दोनों को किसी और के होठों पर चलता देख उसका जिस्म दर्द से भर उठा। वो ये सब बिल्कुल सोचना नहीं चाहती थी, लेकिन जाने क्यों उसका दिमाग उन चीजों पर ही अटका था। उसने खुद को संभाल अपने आंसू पोंछे, अपनी हालात सुधारी और उस दीवार के पीछे से जैसे ही सामने आई, किसी से उसकी टक्कर हो गई। वो 2 कदम पीछे हुई और आंखें फाड़े सामने खड़ी झामिया को देखने लगी, जो उसे यहाँ देख खुद हैरान थी। नूर झामिया को नहीं पहचानती थी, लेकिन झामिया उसे देखते ही हंस पड़ी और बोली, अरे आप तो खलनायक बाबू की वही खूबसूरत मेम साहब हो ना? नूर के चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। झामिया ने तुरंत कहा, अरे ऐसे परेशान काहे हो रही है? हम झामिया हैं, यहीं रहते हैं। नूर हैरानी से बोली, पर मैंने तो तुम्हें अब तक नहीं देखा। झामिया बोली, हाँ देखती भी कैसे, हम अपन गांव गए रहे ना, आज ही लौटे हैं। नूर ने सिर हिलाया। तभी झामिया उसके सामने अपने हाथ में पड़ी ट्रे करते हुए बोली, हम ना आपको ही ढूंढत रहे, आप कहाँ रहे? ये जूस हम आपके लिए बनाए थे, पी लीजिए।
नूर ने उसे हैरानी से देखा तो जामिया एक बार फिर हंसकर बोली, हाँ हमें कोई कुछ कहता नहीं, हमें सब कुछ मालूम होता है, ये पी लो कचू, अच्छा लगेगा। नूर ने कुछ पल उसे देख जूस के गिलास को उठा लिया और जूस पीते हुए बोली, तुम यूपी से हो? जामिया मुस्कुराकर बोली, ना मेम साहब, हम तो बिहार से हैं। नूर ने अचानक से गिलास को अपने होठों से हटाया और आंखें फाड़े बोली, बिहार से? पता भी है मुझे बिहार कितना पसंद है। वहाँ के लोग, वहाँ की बोलने का तरीका, वहाँ का कल्चर और स्पेशली वहाँ का खाना। माय गॉड, आई लव दोज थिंग्स। उसकी बात सुन जामिया एक बार फिर हंस पड़ी तो नूर के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। जामिया को देख एक पल के लिए वो सारी चीज भूल गई थी। नूर उस जूस को खत्म कर कहा, तुम मुझे वहाँ की चीजें सिखाओगी क्या? तुम तो एक्सपर्ट हो ना? जामिया एक बार फिर हंसकर बोली, अरे मेम साहब, और कितनी तारीफ करोगे? हम ना आपको जरूर सिखाएंगे, लेकिन पहले हम सबके लिए खाना बनाएं। खलनायक बाबू ने टाइम पर खाना बनाने के आदेश दिए हैं। सब समय पर ही खाते हैं, सिवाय हमारे अंग्रेजी बाबू के। नूर ने आंखें चढ़ाकर कहा, ये दोनों कौन है? जामिया बोली, खलनायक बाबू तो वो आपके हीरो है और अंग्रेजी बाबू तो हमारे यू है। वो मतलब? नूर आंखें चढ़ाकर बोली। जामिया शर्माकर बोली, वो हमारे होने वाले पति है, वो जो शीश महल में नया आया है। नूर बोली तो जामिया ने कहा, नहीं आप है मेम साहब। वो हंसती और उसके बाद से नूर के चेहरे पर भी मुस्कान खिल गई। उसने डामिया को गिलास वापस किया और उसके साथ आगे बढ़ते हुए बोली, खैर तुम न मुझे हॉल में लेकर चलो प्लीज। शीश महल इस तरीके का है कि मैं रास्ता बार बार भूल जाती हूँ। जामिया ने सिर हिलाया और एक बार फिर शीश महल के बारे में, उनके लोगों के बारे में नूर से बात करने लगी। उससे बात करते हुए नूर सब कुछ भूल गई थी। कुछ बातें की और जामिया हंसते हुए बोली, हम तो कहते हैं ना कि ये जो विलेन भैया है वो अपने बेटे का नाम खलनायक ही रखते। नूर भी हंसकर बोली, हाँ बिल्कुल सही है, एक इंग्लिश वर्जन है तो दूसरा थोड़ी देसी भी हो जाए। खलनायक बिल्कुल उससे मिलता जुलता रहेगा। तुम न जरूर अपने खलनायक बाबू को ये ऑप्शन दे देना। वो बोलते हुए आगे निकल गई, लेकिन तभी जामिया बीच में रुककर बोली, एक मिनट, आप उनके साथ नहीं रहोगी क्या? हमें क्यों कहा कि हम उन्हें बताएं? आप खुद भी तो अपने बच्चों का नाम रख सकते हो ना? नूर के कदम भी ये सुन रुक गए। वो जामिया की ओर मुड़ी, हैरानी से उसे देखने लगी। तो जामिया बोली, हाँ तो हम आपके और खलनायक बाबू के बच्चे की बात कर रहे थे। आपका उनको छोड़कर जाओगी? नूर के पास जामिया के सवाल का कोई जवाब नहीं था। हाँ वो जानती थी कि वो विलेन के पास बिल्कुल नहीं रहने वाली, लेकिन वो इस वक्त जामिया को क्या बताए उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ एक आवाज आई, अरे नूर तुम यहाँ, फाइनली तुम मुझे मिल गई। कब से ढूंढ रहा था मैं तुम्हें, कब से मिलने को बेताब था अपने बेटे की पसंद से। तुमसे माफी भी मांगनी थी, एक गलती जो हो गई थी। ये विधाता की आवाज थी, जिसे सुन नूर का शरीर एक बार फिर कांप उठा। विधाता नूर के पीछे और जामिया के बिल्कुल सामने खड़े थे। इधर विलेन ने जैसे ही नूर की आंखों में आंसू देखे, उसका पूरा शरीर जल उठा और उससे ज्यादा गुस्सा उसे इस वक्त उर्मी पर आ रहा था, जो जबरदस्ती उसे किस करने की कोशिश कर रही थी। उर्मी के होठ उसे छूते उससे पहले ही विलेन ने उर्मी की कलाई पकड़ी और उसे उल्टी दिशा में मोड़ दिया। एक कट की आवाज के साथ उर्मी जोर से चीखी। उसके हाथ में इस वक्त बहुत तेज दर्द हो रहा था, शायद कलाई टूट गई थी। वो तुरंत बेड से उठी। उसके आंखों से बहते आंसू देख विलेन को थोड़ी शांति मिली। उर्मी दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वही घुटनों के बल बैठी बुरी तरह रोने लगी। विलेन ने झुककर उर्मी के बालों को कसकर मुट्ठी में जकड़ते हुए कहा, ये जो तुम्हारा प्लान है ना, इतनी बुरी तरीके से फ्लॉप करूंगा कि दोबारा कुछ सोचने लायक नहीं बचोगी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मेरी इजाजत के बगैर मुझे छू लोगी और तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? फिलहाल अपनी कोहिनूर को संभालना है मुझे, इसलिए छोटी सी सजा दी है, लेकिन अपनी सजा के लिए बिल्कुल तैयार रहना। उसने उर्मी को झटका से छोड़ा और वहां से आगे बढ़ा, लेकिन तभी उर्मी ने उसके पाँव को पकड़ा और उसी के सहारे से उठते हुए बोली, मुझे अपना नाम दे दिया तो छूने का हक क्यों नहीं देते? बीवी हूं मैं तुम्हारी। बिलन ने उसे दूर झटका और गुस्से से गरजा, सिर्फ नाम की बीवी हो तुम मेरी। तुम्हें कितनी बार समझाऊं मैं ये बात? और दोबारा मुझे छूने की कोशिश मत करना, वरना आग की भट्टी में फेंक दूंगा। तुम्हारे लोगों को तुम्हारी राख मिलना भी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए जितना हो सके उतना दूर रहो मुझसे। बोल वो तुरंत अपने कमरे से बाहर निकला। उसने एक नजर
कॉरिडोर में घुमाई और जैसे नूर की खुशबू उसके दिल को छू गई। उसे जैसे पता था नूर किधर गई है। वो तुरंत उस दिशा में आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसका फोन बजा। उसने चिढ़कर अपने फोन को उठाया और गुस्से से बोला, बोल क्या है पुष्कर, तुम्हें एंटरटेनमेंट के लिए मेरा नंबर ही मिला है। दूसरी तरफ पुष्कर उसकी आवाज सुन कांप उठा, पर फिर हिम्मत कर बोला, सर वो पासवर्ड सेट करना था। सारी तैयारियां लगभग हो चुकी है। वो अलर्ट मैसेज भी आपके फोन पर आएगा। सारा सिस्टम अपडेट हो गया है, बस पासवर्ड सेट करना बाकी है। आप कहे तो मैं वो भी कर दूं। उसके बाद वो चीज आप आकर अपने हिसाब से सारी चीज चेक कर सकते हैं। विलन ने गहरी सांस ली और बोला, नूर यही होगा पासवर्ड। और उसने कॉल कट कर दिया। पुष्कर अब असमंजस में था। वो फोन को देखते हुए बोला, नूर सर सीरियस है, ऐसा पासवर्ड कौन रखता है। और वो आगे क्या ही कर सकता था। वो वापस अपने काम में जुट गया। इधर नूर ने जैसे ही विधाता की आवाज सुनी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वो विधाता से कैसे बचे। विधाता ने नूर के साथ क्या किया था। ये डर तो एक तरफ था, लेकिन अपने मकसद से बढ़कर उसके दिमाग में इस वक्त कुछ और नहीं था। वो विधाता के सामने आकर अपना मकसद नहीं बिगाड़ना चाहती थी, लेकिन वो करती भी क्या। विधाता उसके बिल्कुल पीछे खड़े थे। वो अपना चेहरा किस तरह छुपाती, ये भी उसे समझ नहीं आ रहा था। वही विधाता ने उसके कंधे पर हाथ रख तिरछी नजरों से देखते हुए शांत लहजे में ही बोला, अरे बेटा पीछे मुड़ो, मुझे तुमसे बात करनी है। बोल वो अपनी बात पर ही हंसती है तो जामिया भी मुस्कुराकर बोली, आपका शांत व्यवहार ही खासियत है आपकी। यहाँ बस हमका आप अच्छे लगते हो। नूर उसकी बातें सुन उसे गुस्से में घूरने लगी, जिस बात का जामिया को अंदाजा नहीं था। कोई विधाता भी इस बात पर मुस्कुरा दिए। नूर को फिलहाल खुद को बचाना था। विधाता ने नूर को कंधे से पकड़े ही अचानक अपनी तरफ घुमा दिया, लेकिन नूर को देख वो हैरानी से आंखें फाड़े बस उसे देखते रह गए। विधाता की ओर चेहरा करने से पहले ही नूर ने झटके से बगल में लगा हुआ कर्टन खींचकर अपने चेहरे पर डाल लिया। उसकी इस हरकत पर झामिया भी हैरान थी। विधाता हैरानी से बोले, नूर क्या है ये, तुमने अपना चेहरा क्यों छिपाया है। पर्दे के अंदर भी नूर के चेहरे पर घबराहट थी। वो हिचकिचाते हुए बोली, मैं वो इसलिए क्योंकि मैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। विधाता भी कुछ नहीं समझे। उन्होंने कर्टेन को नूर के चेहरे से हटाना चाहा, तभी नूर 2 कदम पीछे हुई और बोली, अरे डैडी जी, आप ये क्या कर रहे हैं। आप हमारे हीरो के पापा हैं। हम आपके सामने ऐसे कैसे आ सकते हैं। घूंघट लेना तो बनता ही है ना। विधाता उसे आंखें तरेरते हुए देख बोले, पर तुम बहू नहीं हो हमारी नूर। तुम्हें मुझसे इस तरह पर्दा करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे चेहरा दिखाओ अपना। नूर ने तुरंत सर नामे हिलाया और 1 कदम और पीछे हो बोली, अरे नहीं नहीं, हम आपकी इज्जत करते हैं। आप करे ना करे, पर हमारा तो फर्ज बनता है अपने बड़ों से इज्जत से पेश आना। कहो जामिया, क्या तुम्हारे गांव में किसी बड़े के सामने पर्दे के बिना जाते हैं क्या। जामिया जो अभी तक हैरानी से उसे देख रही थी, वो हिचकिचाते हुए बोली, नहीं मेम साहब, सिर पर आंचल लेना बड़े बुजुर्गों को इज्जत देने की बात होती है। नूर एक हाथ दूसरे पर मार बोली, वही तो हम भी समझा रहे हैं डैडी जी को। वो बड़े हैं हमसे, ऐसे कैसे उनके सामने बिना पल्लू के चले जाए। विधाता को अब इस बात से चुल मच रही थी। उन्हें नूर का चेहरा देखना था, लेकिन नूर उनके सामने आने को तैयार ही नहीं थी। तभी पीछे से आवाज आई, क्या हो रहा है यहाँ। सबने मुड़कर सामने देखा, जहाँ बिलेन खड़ा था और आंखें चढ़ाए उन सभी को ही देख रहा था। नूर ने भी उस पर्दे को हल्का सा उठाकर सामने खड़े विलेन को देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा एक बार फिर भर उठा, लेकिन जैसे ही विधाता ने पीछे उसकी ओर मुंह किया, वो तुरंत पर्दे को खींच सीधा खड़ी हो गई। विलेन नूर के सामने आया और उसके कर्टन को छूता हुआ बोला, कोई नूर, ये क्या कर रही हो तुम, और इस कर्टन को चेहरे पर क्यों डाल रखा है। धूल मिट्टी से एलर्जी हो सकती है तुम्हें। विधाता बोले, वही तो विलेन, देखो मैं इसे बोल रहा हूँ कर्टन हटाने को, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं। मुझे इससे सुबह से बात करनी थी, सॉरी बोलना था, लेकिन ये तो तैयार ही नहीं। विलन ने बिना विधाता को देखे ही कहा, वो आप ऐसे भी बोल सकते हो डैड, सॉरी बोलो और बात खत्म करो। विधाता ने एक नजर विलेन को देखा और वापस नजर नूर पर जमा ली। उन्होंने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां कसी। उन्हें नूर का चेहरा देखना था, लेकिन विलेन ने नूर को उसका चेहरा दिखाने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं की। तो अंत में विधाता ने उसे सॉरी बोल दिया। विलेन ने आंखों से जामिया और विधाता को वहां से जाने का इशारा किया, तो जामिया तो प्यार से मुस्कुराते हुए चली गई।
लेकिन विधाता गुस्से से उन दोनों को मुड़ मुड़ कर घूरते हुए देखते गए। उन लोगों के जाते ही विलन ने उस कर्टन को झटके से हटा दिया, तो नूर का गुस्से से भरा चेहरा उसके सामने था और अगले पल वो गुस्से से चिल्लाई, क्या है? शांति से जीने क्यों नहीं देते मुझे? विलन ने उसकी कलाई मरोड़कर उसकी पीठ से लगाई और उसे झटके से अपने करीब कर लिया, तो नूर एकदम से सिहर उठी। बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए बार बार नूर विलन की आंखों को ही देख रही थी। वही विलेन की नजरें भी नूर के चेहरे पर थी, जहाँ गुस्सा, दर्द, फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आ रहा था। वो नूर के चेहरे को गौर से देखता हुआ बोला, तुम वहाँ क्यों आई थी कोहिनूर? और अगर आई थी तो वहाँ से बिना कुछ बोले चली क्यों गई? नूर ने अपना चेहरा फेर लिया और कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में एक बार फिर हल्की नमी छाने लगी थी। विलेन ने उसकी कलाई एक बार फिर थोड़ी और मरोड़ी और अपने शब्दों पर जोर देता हुआ बोला, मैं कुछ पूछ रहा हूँ कोहिनूर, तुम वहां से चली क्यों आई थी? नूर ने अपने गुस्से को अब तक रोक रखा था, लेकिन अगले पल वो गुस्से से फटते हुए बोली, तो और क्या करती? तुम दोनों का रोमांस देखती क्या बैठ करके? इतना भी खराब किरदार नहीं है मेरा। वो पत्नी है तुम्हारी और एक पति पत्नी कमरे में क्या कर रहे हैं ये आंखें फाड़ कर देखने का शौक नहीं है मुझे, इसलिए चली आई। मकसद पूरा हो जाए तो यहाँ से भी चली जाऊंगी। उसके बाद तुम और तुम्हारी पत्नी खुशी से अपनी जिंदगी बिताते रहना। ये बोल उसने गुस्से से विलेन को घूरा। विलेन ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि नूर एक बार फिर उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। तुम जो भी कर रहे थे उस पर तुम्हारी बीवी का हक था। वो बीवी है तुम्हारी और तुम दोनों कुछ भी कर सकते हो। तो मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तुम दोनों के बीच की औरत बनकर नहीं रहना, इसलिए प्लीज पीछा छोड़ दो मेरा। तुम अपने मकसद पर ध्यान दो और मैं अपने मकसद पर ध्यान देती हूँ। ये बार बार चिपकने की जरूरत नहीं। नूर उससे छूटने की कोशिश करने लगी थी। विलेन के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई और वो नूर को और अपने करीब करके बोला, तुम्हें सफाई दे कहाँ रहा हो कोई नूर? मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। तुमने क्या देखा क्या नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन एक सवाल जरूर है। नूर ने भौं चढ़ाई तो वो मुस्कुराते हुए बोला, हम उस कमरे में क्या कर रहे थे इस बात से तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा कोहिनूर? तुम तो प्यार नहीं करती मुझसे, फिर मेरे पास मेरी बीवी को देख तुम्हारे तन बदन में आग क्यों लग गई? क्यों तुम्हारी ये छोटी सी नाक गुस्से से लाल हो गई? बता सकती हो मुझे? नूर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो इस सवाल का क्या ही जवाब देती, क्या बताती विलेन को कि क्यों हुआ और क्या फील हुआ था। उसके चेहरे पर एक बार फिर पसीने की बूंदें आती देख विलेन ने मुस्कुराकर उसे छोड़ा और बोला, सोचना जरूर कोहिनूर कि ऐसी क्या बात है जो तुम्हें मुझे किसी और के साथ देख बुरा लग रहा था। क्या मेरी तरह तुम्हें भी मुझ पर सिर्फ अपना हक चाहिए? नूर ने सरनामे हिलाना चाहा कि तभी विलेन के फोन पर एक मैसेज आया। वो उस मैसेज को देख गुस्से से उबल उठा और दांत पीसता हुआ बोला, उसे पता कैसे चला कि वो चीज वहाँ है? मैंने तो उसे कुछ बताया भी नहीं, सिर्फ पासवर्ड सेट करने को कहा था, तो उसकी हिम्मत कैसे हुई उस जगह पर जाने की? ये बात सुनते ही नूर के कान खड़क उठे। उसने ध्यान से विलेन की बातें सुनी थी। विलेन एक नजर नूर को देख और उसे वार्न करता हुआ बोला, वही नूर, तुम शीश महल में ही रहोगी और ऐसा कुछ नहीं करोगी जिससे मैं एक बार फिर अपने प्यार को छोड़ तुम पर अपने नफरत भरे टॉर्चर करने लगूं। तुम कमरे में वापस आओ, बोल विलेन तुरंत वहां से निकल गया। वही नूर कमर पर हाथ रख हंसते हुए बोली, इतनी आसानी से कैसे मिस्टर दुर्लभ खुराना? अभी तो ये खेल शुरू ही किया है मैंने। इतनी जल्दी आराम करूंगी तो काम कौन करेगा? वो हंसी और एक बार फिर वो विलेन के पीछे निकल गई। पर वो विलेन के पीछे शीश महल से बाहर वाली रोड की तरफ आई ही थी कि सामने का नजारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो तुरंत आगे की ओर दौड़ी और अगले पल दर्द से उसकी चीख निकल गई। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई और दर्द उभर आया। चेहरा बुरी तरह कांपने लगा। विलेन जैसे ही शीश महल से बाहर निकला, वो अपनी गाड़ी में आकर बैठा और गाड़ी शीश महल से बाहर निकली। लेकिन रोड पर कुछ दूरी गाड़ी आगे गई थी कि उसे पता चला उर्मी भी उसी कार में बैठी थी और वो उसके साथ रहने की जिद कर रही थी। विलेन ने वही कार रोकी और उर्मी को घसीट कर कार से बाहर निकाला। काफी गुस्सा किया, चिल्लाया भी, लेकिन उर्मी वहां से जाने को तैयार नहीं थी। ऊपर से उसने कार से चाकू निकाल लिया और अपने कलाई पर रखते हुए बोली, अगर तुमने मुझे अपने साथ नहीं जाने दिया तो आज मैं अपनी जान ले लूंगी। विलेन विलेन ने अपनी आंखें गोल घुमाई और चेहरे पर गुस्सा भरता हुआ बोला,
आई डोंट केयर उर्मी, तुम्हें मरना है तो मरो, कहीं जाना है जाओ, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। अगर मेरे पीछे आई ना तो कसम से मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगा। फिर कल की न्यूज की हेडलाइंस होगी, दुर्लभ खुराना ने अपनी बीवी की जान ले ली। बोलते हुए उसका लहजा सर्द हो गया और मैं विलेन को देख डर भी रही थी, लेकिन हिम्मत कर बोली, विलेन तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ। उसने अनजाने में अपनी कलाई से चाकू हटाया था कि अगले पल विलेन ने वो चाकू ले लिया और उसे गुस्से से घूरता हुआ बोला, तुम्हें सच में मरने का बहुत शौक है ना उर्मी, तो लो, अपने पति के दिए मौत के तोहफे को स्वीकार करो। बोलते हुए अगले पल विलेन ने वो चाकू उर्मी के पेट की ओर बढ़ा दिया। हालांकि उसका इरादा उर्मी को सिर्फ डराना था, लेकिन वही दूर खड़ी नूर जिसने ये नजारा देखा, उसे लगा विलेन ने एक बार फिर गुस्से से उर्मी की जान लेने की कोशिश की है। वो अपने सामने किसी को मरता नहीं देख सकती थी। वो दौड़कर विलेन के सामने उर्मी को बचाने गई, लेकिन अनजाने में वो चाकू नूर के पेट में धंसा। नूर की दर्द से चीख निकल गई। उसका चेहरा दर्द से भर उठा, आंखें दर्द से लाल हो चुकी थी। विलेन के हाथ जो अभी भी उस चाकू पर कसे थे, वो वैसे ही जमे रह गए। उसकी पलकें तक नहीं झपकी। वो बस सुन्न होकर नूर की दर्द भरी आंखों में देखता रह गया। नूर, तभी शीश महल के दरवाजे से चीखने की आवाज आई। ये पूर्वी की आवाज थी। विलेन उर्मी से चिढ़ चुका था और उसे अपने काम पर जाना ज्यादा जरूरी था। वो उर्मी को ज्यादा देर हैंडल नहीं कर सकता था, इसलिए उसने पहले ही पूर्वी और बाकी लोगों को बुला दिया था ताकि वो उर्मी को यहाँ से घसीट कर लेकर जाए। वो सभी नूर के पीछे ही आए थे, लेकिन सामने का नजारा देख सबका दिल कांप उठा। नूर के पेट से बेतहाशा खून बहे जा रहा था। उसकी वो व्हाइट कलर की कुर्ती पूरी तरह खून में रंग चुकी थी। विलेन का दिल बुरी तरह कांप रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो नजरें झुकाकर नूर के पेट की ओर देख भी सके। नूर का शरीर अचानक विलेन के शरीर पर ढुला तो जैसे विलेन होश में आया, उसके हाथ नूर के पीठ पर आ गए। बाकी लोग भी नूर के पास आए। वहीं उर्मी कार से लगकर अपने सामने का नजारा देख रही थी। विलेन को गुस्से में देख वो डर से कांप रही थी, लेकिन अब चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। वो मन में बोली, अच्छा हुआ इस लड़की का काम तमाम विलेन ने खुद ही कर दिया, मुझे तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा। बोलते हुए उसने एक नजर अपने हाथों को देखा और कुछ सोचने लगी। वही विलेन का दिल अब बुरी तरह कांप उठा था। नूर की दर्द से सिसकियां सुन उसका दिल कचोट रहा था। उसने अपने हाथों अपनी कोई नूर को चोट पहुंचाया था, जिस चोट का दर्द उसे अपने जिस्म में भी महसूस हो रहा था। ऐसी चोट जिस पर वो खुद मरहम लगा भी नहीं सकता था। पूर्वी ने आते ही विलेन को नूर से दूर धकेल दिया और नूर को अपनी बाहों में कसते हुए वही जमीन पर गिर गई। नूर की पलकें बंद होने लगी थी। विलेन ने हैरानी से पूर्वी को देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगा। तभी पूर्वी उसे देख चिल्लाई, ये क्या किया तुमने विलेन? तुमने नूर को, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विलेन? वो तुम्हारा दिया हर दर्द झेल रही है, इसका ये मतलब नहीं कि अब तुम उसकी जान ही ले लोगे। विलेन की आंखें सर्द हो गई। उसने तुरंत पूर्वी से नूर को अपने पास किया और उसके चेहरे को देखता हुआ दांत पीसकर बोला, डोंट यू डेयर टू टच माई कोहिनूर। मैंने कुछ नहीं किया है। मैं अपनी कोहिनूर को हार्म नहीं कर सकता। मैंने कुछ नहीं किया है और कुछ नहीं होगा मेरी कोहिनूर को। कोहिनूर आंखें खोलो प्लीज, तुम अपनी आंखें खोलो कोहिनूर, देखो मैं हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा, आंखें खोलो कोहिनूर। लेकिन नूर की पलकें अब भारी हो रही थी। उसके होठ बुरी तरह फरफराने लगे थे। दर्द से उसकी रूह तक कांप उठी थी। वही विधाता जो पूर्वी से कुछ दूरी पर ही खड़े थे, उनकी नजरें नूर के चेहरे पर जमी थी। दर्द और पसीने से भरा नूर का चेहरा विधाता की आंखों में छप चुका था। उनके होठों से निकला, नूर निष्कर्ष खुराना तो ये है। बोलते हुए उनके दिमाग में कई चीजें चल रही थी। वो अचानक विलेन के पास आए और सख्त लहजे में बोले, विलेन तुमने खुद नूर की जान ली है और कह रहे हो कुछ नहीं हुआ, वो मर रही है। विलेन का गुस्सा विधाता की बात सुन साथ में आसमान पर जा चुका था। उसने लाल आंखों से विधाता को घूरते हुए चिल्लाकर कहा, जस्ट शट अप डैड, अगर एक शब्द और निकाला तो भूल जाऊंगा कि आप कौन हो और क्या कह रहे हो। मेरी नूर के खिलाफ अगर किसी ने एक शब्द निकाला तो जुबान खींच लूंगा मैं। उसे कुछ नहीं हुआ है और ना कुछ होगा। मैं हूँ अपनी कोहिनूर के पास और बिना मेरी मर्जी के ये सांस नहीं ले सकती। मरेगी कैसे? कुछ नहीं होगा अब इसे। बोल विलेन ने अगले पल नूर को अपनी गोद में उठा लिया और अपने कार की ओर भागा। विधाता के चेहरे पर
एक अलग ही मुस्कान थी। उनके दिमाग में क्या चल रहा था समझ पाना मुश्किल था। विलेन ने नूर को बैक सीट पर बिठाया और खुद उसके साथ आकर बैठा। उसे कार की ओर जाता देख सारांश और पर्व भी उधर गए। सारांश पैसेंजर सीट पर बैठा और पर्व ने ड्राइविंग सीट संभाली और तुरंत वो गाड़ी वहां से रवाना हो गई। तभी पूर्वी अबीर के सामने आते हुए बोली, तुम प्लीज गाड़ी लेकर आओ, मुझे मुझे नूर के पास जाना है, प्लीज अबीर। बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। नमृत ने आकर उसको संभाला। तब तक अबीर भी अंदर जाकर तुरंत गाड़ी ले आया। सभी उसमें बैठे। बाकी भी दूसरी गाड़ी से विलेन की गाड़ी के साथ निकले। अंदर कार में हर बढ़ते पल के साथ विलेन की धड़कनें जैसे कम हो रही थी। नूर की फरफराती पलकें उसकी सांसों को थाम रही थी। वो नूर के चेहरे को एकटक निहारता हुआ बोला, प्लीज कोहिनूर, अपनी आंखें खुली रखो, हम तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा कोहिनूर, आंखें खोलो प्लीज। नूर, जिसकी आंखें मुश्किल से खुली हुई थी, वो अपने दर्द से फरफराते होठों से एक सिसकी भर बोली, मुझे नहीं मरना है हीरो, मैं मेरा मकसद अधूरा नहीं छोड़ सकती। विलेन के हाथ जो अब तक नूर के चेहरे पर थे वो अचानक से फिसल गए, लेकिन नूर को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी आंखों से बहते आंसू और तेज हो गए और वो दर्द में ही रोते हुए बोली, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करते हो, कि मेरा मकसद तुम्हें बर्दाश्त करना है, पर अगर मैं इस तरह हारी तो तुम जीत कर भी हार जाओगे हीरो। इस खेल को मुझे पूरा खेलना है। मुझे मारकर तुम्हें जीत कभी हासिल नहीं होगी हीरो। मुझे मुझे बचाना होगा तुम्हें। तुम मेरी जान नहीं ले सकते। मुझे तुम्हारी हार अपनी आंखों से देखनी है। अगर मैं हारूं तो भी तुम जो जीत कर हारोगे वो देखना है। कुछ पाकर सब कुछ खो दोगे। वो मुझे अपनी आंखों से देखना है। सब देखना है, जीतना है मुझे। अगर मैं हिम्मत हार भी जाऊं तो तुम बचाओगे मुझे हीरो, बचाओगे ना? नूर की आवाज अचानक से धीमी हो गई। उसकी सांसें जो अब तक शोर कर रही थी वो जैसे एक पल को थम सी गई और अचानक उसने एक बेहद गहरी सांस ली। उसका सीना ऊपर की ओर उठा और वो वापस विलेन की गोद में गिरी। वही विलेन के हाथ जैसे अपनी जगह पर जम गए थे। उसकी नजरें नूर की आंखों पर थी, जो अब बंद हो चुकी थी। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। नूर की बातें उसके सीने को जैसे तीर से भेद गई थी। उसका दिल बुरी तरह सिहर रहा था, मगर ना आंखों में और ना चेहरे पर कोई जज्बात थे। वो बिल्कुल भावहीन होकर नूर के चेहरे को देख रहा था। कुछ ही देर में वो गाड़ी हॉस्पिटल पहुंची और नूर को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। डॉक्टर की पूरी एक टीम अंदर थी। वहीं उस वार्ड के सामने चेयर के पास दीवार से टिककर विलेन खड़ा था। उसके हाथ सीने से बंधे थे और आंखें बंद थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसे देखकर उसके दिल में क्या चल रहा है कोई समझ नहीं सकता था। पर्व और सारांश भी बुरी तरह से डरे हुए थे, लेकिन विलेन को इतना शांत देख उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में वहां अबीर के साथ बाकी लोग भी पहुंच गए। इस वक्त खुशी को क्या बोलना चाहिए कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी के चेहरे पर नूर के लिए फिक्र और डर साफ दिख रही थी। अवनी की तबीयत अचानक खराब होने की वजह से वो जामिया के साथ शीश महल में रुक गई थी, वरना उसकी हालत तो नूर को देख इससे भी ज्यादा बुरी हो सकती थी। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड से बाहर आए। पूर्वी उनके पास गई और कांपती हुई आवाज में बोली, डॉक्टर, वो ठीक तो हो जाएगी ना? उसे कुछ होगा तो नहीं? वो डॉक्टर पूर्वी की बात बीच में काट कर बोले, उन्हें बचाना लगभग से इम्पॉसिबल है। हद से ज्यादा ब्लीडिंग हो चुकी है। ब्लड प्रेशर लगातार लो हो रहा है। वो पैनिक कर रही है। ऑक्सीजन मास्क लगाने के बावजूद उनकी सांसें नॉर्मल नहीं हो रही। शायद हम उन्हें बचा न पाए। डॉक्टर की बातें सुनते ही पूर्वी 2 कदम लड़खड़ा गई। नमृत ने उसे आगे बढ़कर संभाला। पूर्वी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ लिए और बोली, डॉक्टर प्लीज आप उसे बचा लीजिए। उसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता नूर को। डॉक्टर उसे देख बोले, हम सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं, उन्हें बचा पाना हमारे बस की बात नहीं, और जिस तरीके का केस है हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अगर वो हिम्मत हार गई तो उसे भगवान भी नहीं बचा सकते। पूर्वी अचानक नमृत से दूर हुई और सीधे विलन के सामने जाकर खड़ी हुई। विलन की नजरें भी डॉक्टर से अब पूर्वी के चेहरे पर शिफ्ट हुई। उसकी आंखें बिल्कुल शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो, और अगर हुआ हो तो उसे कोई फर्क न पड़ा हो। उसके चेहरे की सारी परेशानी जाने उसने अपने दिल के किसी कोने में छुपा रखी थी। पूर्वी ने अपनी मुठिया कसी और विलन की आंखों में देखते हुए गुस्से से दांत पीसकर बोली, ये क्या किया तुमने विलन?
तुम्हें अंदाजा भी है मैं अपना गुस्सा और दर्द भी तुम पर उतार नहीं सकती। क्या पता एक थप्पड़ के बदले तुम मुझसे मेरी जान छीन लो। लेकिन तुमने सही नहीं किया बिलेन, तुम्हें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। जानती हूँ तुम्हारा दिल पत्थर का है, तुम्हें कुछ फील नहीं होता और प्यार जैसी फीलिंग तुम्हारे लिए बनी ही नहीं। पर तुम्हें ऐसा नहीं करना था बिलेन। बिलेन के चेहरे पर अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा और पूर्वी उसे देखकर गुस्से में और आग बबूला हो उठी। वो विलेन को देख गुस्से से चिल्लाई, सच कहूँ तो तुम प्यार डिजर्व ही नहीं करते विलेन। तुम्हारी जिंदगी के तुमसे जुड़े किस्से सिर्फ तुम्हारी वजह से हुए, सिर्फ तुम्हारे इस पत्थर दिल की वजह से। अगर उन किस्सों में जरा सा अपना दिल लगा लिया होता तो तुम आज जो हो वो नहीं होते। जो खोया तुमने वो तुमने ना खोया होता विलेन। सिर्फ अपने पत्थर दिल की वजह से तुमने सब कुछ खो दिया और शायद आज नूर को भी खो दो। सच्चा प्यार है या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे लगा था कि तुम्हारी आंखों में शायद मैंने देखा था वो प्यार था तुम्हारा उसके लिए। लेकिन नहीं, वो तुम्हारा सिर्फ मकसद था विलेन। तुम ना उसे डिजर्व करते हो ना प्यार, तुम इस दुख के लिए ही बने हो। पूर्वी की इतनी करीबी बातें सुन भी विलेन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने दीवार से टिके ही वापस अपनी आंखें बंद कर ली। वही सूरत की सुनसान सड़कों पर एक पुलिस वाला खड़ा था। वो बुरी तरह हाँफ रहा था और चेहरे पर मौत का डर साफ दिख रहा था। वो खुद में बोला, मुझे मुझे सर को सब कुछ बताना होगा। विलेन को बताना होगा कि वो लड़की जो उसके पास है वो उसका मकसद क्या है। वो उन्हें बर्बाद करना चाहती है। वो उनसे वो चीज छीन कर रहेगी जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। उनकी जान से ज्यादा प्यारी चीज वो नूर खुराना सिर्फ अपने पति के लिए इन पुलिस वालों के हवाले कर देगी। उनका नमक खाया है मैंने, उनके पैसों से जिंदगी चलती है मेरी। मैं उन्हें परेशानी में जाते नहीं देख सकता। भले ही वो लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं, लेकिन विलेन मुझे जरूर बचाएंगे और ये सब जानकर मेरी जिंदगी सुधार भी देंगे। अपने फ्यूचर का सोच उस पुलिस वाले के चेहरे पर मुस्कान भी आ गई, लेकिन डर भी था। वो एक बार फिर आगे रोड पर बढ़ा। पूर्वी की बात सुनने के बावजूद विलेन बिल्कुल शांत खड़ा था। उसकी शांति को देखकर पूर्वी का गुस्सा और भड़क रहा था। वो दोबारा कुछ बोलने को हुई उससे पहले ही सारांश ने उसे पीछे से अपनी बाहों में जकड़ लिया और धीमी आवाज में बोला, शांत हो जाओ पूर्वी, तुम्हें पूरी बात नहीं पता। पूर्वी सारांश की बात को बीच में काट कर दोबारा तेज आवाज में बोली, मुझे सब पता है सारांश। मुझे पता है कि नूर यहाँ मकसद से आई है। वो विलेन से प्यार नहीं करती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि विलेन उसकी जान ले लेगा। सारांश ने उसे अपनी ओर घुमाया और गुस्से से लाल हुई आंखों को देखता हुआ बोला, हाँ तुम जानती हो कि नूर यहाँ मकसद से है, लेकिन उसका मकसद क्या है ये नहीं जानती तुम। पूर्वी उसे एक बार फिर रोक बोली, जो भी मकसद होगा कम से कम वो विलेन की जान लेना तो नहीं होगा ना। पर उसने तो नूर की जान ही ले ली। पूर्वी की आंखों से एक बार फिर आंसू बह निकले तो इस पर पर्व सामने आते हुए हल्के गुस्से से बोला, विलेन को अपनी जान देना मंजूर है पर इसकी बर्बादी नहीं। ये तो तुम भी जानती हो ना पूर्वी। और नूर उसकी जान लेने नहीं आई, बल्कि उसे पूरी तरह बर्बाद करना चाहती है। और भले ही वो खुद बर्बादी लेकर आई हो, लेकिन विलेन ने उसकी जान नहीं लेनी चाहिए थी। वो उर्मी को सिर्फ डरा रहा था, ना कि नूर को मारने की कोशिश की थी। वो नूर थी जो बीच में आई थी। गलती सिर्फ विलेन की नहीं, नूर की भी थी। पूर्वी ने हैरानी से पर्व और सारांश की ओर देखा। उनके पीछे खड़े कबीर की आंखों में भी हैरानी थी। सारांश ने सर हिलाया और बोला, हाँ पूर्वी, सच यही है। पर प्लीज तुम भाई पर इल्जाम लगाना बंद करो, वो खुद परेशान है। पूर्वी की आंखों से दोबारा एक कतरा आंसू बह निकला। उसने बिना कुछ बोले सारांश के कदमों पर अपना सिर टिका दिया। तभी एक नर्स फाइल लेकर आई और उन लोगों को देखकर बोली, आप में से कौन पेशेंट की फाइल पर साइन करेंगे। पर्व उसे देख बोला, वो तो विलेन साइन कर देगा, लेकिन इस फाइल में है क्या। वो नर्स फाइल की ओर इशारा कर बोली, दरअसल डॉक्टर ने इस फाइल पर साइन करवाने को कहा है। इस पेशेंट का केस काफी डिफिकल्ट है, जान जाने की पॉसिबिलिटी लगभग 90% है। अगर मेडिकल प्रोसीजर में पेशेंट की जान जाती है तो उसके लिए अस्पताल जवाबदेह नहीं होगा। इस चीज पर आपको साइन करना होगा। पूर्वी हैरानी से बोली, ऐसे कैसे हॉस्पिटल की जिम्मेदारी नहीं होगी। डॉक्टर का काम है कि वो पेशेंट की जान बचाए और आप लोग सरेआम इस तरीके से अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। वो नर्स छोटी सी मुस्कान के साथ बोली, पर हम गारंटी तो नहीं ले सकते ना मैम। डॉक्टर है, हम भगवान नहीं, और जान बचाने की गारंटी तो
आजकल भगवान के पास भी नहीं है। बोल वो हल्का सा हंसी, लेकिन अगले पल दर्द से चीख उठी। बिलेन ने पास में रखे डस्टबिन को जोर से उसकी ओर लात मारकर फेंका, जिससे वो उस नर्स के घुटने पर लगा था। सबने हैरानी से बिलेन की ओर देखा, जो अब तक पूर्वी की बात सुनकर भी शांत था। उसके चेहरे पर गुस्सा भर आया था, गुस्से से मुठियां कस गई थी और नसों के चटकने की आवाज उस शांत इलाके में जैसे शोर कर गई। वो नर्स जो अब तक आईसीयू के दरवाजे पर खड़ी थी, उधर से लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हो गई। बिलेन ने उसे जानलेवा नजरों से घूरा और तेजी से अंदर चला गया। सभी आंखें फाड़े उसे देखते ही रह गए। वही बिलेन अंदर आया और वो डॉक्टर जो नूर के पास खड़े थे, उन्हें पीछे से खींचा और एक जोरदार मुक्का उनके मुंह पर जड़ता हुआ तेज आवाज में चिल्लाया, बहुत शौक है तुझे खेलने का? खेलने को कुछ नहीं मिला तो मेरी कोई नूर की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेगा तू? उसकी जान बचाने की गारंटी नहीं है तेरे पास। तूने सोचा है तेरी जान बचाने की गारंटी कौन लेगा? वो डॉक्टर तो ऐसे अचानक हुए हमले से पहले ही डर उठा था और विलेन को इस तरह गुस्से में देख उसका शरीर कांप उठा। वो कुछ बोलने को हुआ उससे पहले ही विलेन एक बार फिर उसके चेहरे पर मुक्के जड़ते हुए बोला, तू गारंटी ले या ना ले, लेकिन तेरे मौत की गारंटी तो इस विलेन ने ले ली है। अब तू मुझे बता कि तू मेरी कोहिनूर की जिंदगी बचाएगा या इस अस्पताल से अपनी जान बचाकर निकलना चाहेगा? वो डॉक्टर रोते हुए बोला, मुझे मुझे जाने दो यहाँ से। मुझसे ये केस हैंडल नहीं होगा, मुझसे कुछ नहीं होगा। मेरी जान बख्श दो, जाने दो यहाँ से। विलेन ने गुस्से से उस आदमी को पीछे की ओर धकेला, जिसे पर्व ने संभाला। विलेन ने लाल आंखों से पर्व को देखा और बोला, इसके डॉक्टरी का लाइसेंस रद्द करो। आज के बाद ये कोई काम नहीं करेगा। अगर इसे चाय के रेडी पर भी देख लिया ना, तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। पर डॉक्टर विलेन की बात सुन और हैरान हो गया, लेकिन इस वक्त उसे अपनी जान की पड़ी थी। उसकी आंखें विलेन के हाथ में पड़ी उस गन पर जमी थी। वो अगर यहाँ से ना निकलता तो शायद विलेन उसकी जान न छोड़ता। उसने पर्व से खुद को छुड़ाया और उसके सामने हाथ जोड़ता हुआ बोला, हाँ भाई, तुम मेरा लाइसेंस रद्द कर दो, जो करना है करो, लेकिन मुझे यहाँ से भेज दो। जान बची तो भीख ही मांग लूंगा या फिर खुद ही मर जाऊंगा, लेकिन यहाँ वापस नहीं आऊंगा। बोलो डॉक्टर तुरंत वहां से भाग गया। वही अंदर मौजूद सारी नर्स विलेन को देख थर थर कांप रही थी। इधर नूर की हालत हर बढ़ते पल के साथ बिगड़ रही थी। उसकी गहरी सांसों का शोर विलेन के कानों में पड़ा तो उसने आंखें मीची और तेज आवाज में चिल्लाया, अवीर सिंघानिया, अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल सर्जरी के लिए तैयार हो जाओ। मुझे अगले 5 मिनट में तुम यहाँ मौजूद चाहिए। अवीर जो दरवाजे पर खड़ा था, एक पल को वो भी डर गया, पर बिना वक्त गवाए वो तुरंत वहां से निकल गया और कुछ ही देर में वो अपने डॉक्टर के फॉर्म में था। उसने सबको बाहर किया, लेकिन विलेन को वहां से हटाने की हिम्मत नहीं थी। वो भले ही विलेन के सामने हर वक्त चिल्लाता था, लेकिन इस वक्त विलेन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो अपने गन का ट्रिगर दबाने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। अबीर ने सामने जाकर नूर की हालत देखी। उसे खून चढ़ाया जा रहा था, चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था, लेकिन फिर भी नूर की हालत स्टेबल नहीं हो रही थी। अबीर ने मुड़कर विलेन की ओर देखा, जो अभी भी उसी जगह खड़ा था। वो विलेन को देख बोला, क्या तू संभालेगा अपनी कोहिनूर को? जरूरत है इसे तेरी। विलेन ने अपनी गन पर पकड़ कस दी। अचानक पकड़ ढीली कर उसने गन को अपनी कमर में खोसा और वापस पीछे मुड़ नूर के पास एक स्टूल लेकर बैठ गया। उसके कांपते हाथों के बीच नूर का हाथ था, जिसे उसने मजबूती से पकड़ रखा था। आंखें नूर के लाल हुए चेहरे पर ही जमी थी। बाकी नर्स की हेल्प से अबीर ने सर्जरी शुरू की। नूर को एनेस्थीसिया दिया गया था, जिस वजह से उसे दर्द का बिल्कुल एहसास नहीं था, मगर फिर भी जैसे उसका दम घुट रहा था। विलेन की नजर नूर पर ही जमी थी और उसने अचानक वो ऑक्सीजन मास्क हटा दिया। अबीर एक बार को हिचकिचाया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और अपने काम में लगा रहा। वही नूर अब बेहद गहरी सांस लेने लगी थी। विलेन हल्के हाथों से नूर के हाथ को सहला रहा था और उसके चेहरे के पास झुका। बेहद धीमी आवाज में बोला, बीच में आकर तो तुमने वैसे भी बहुत बड़ी गलती कर दी है कोहिनूर, लेकिन अगर गलती से भी तुमने अपनी हिम्मत हारने की कोशिश की तो मरकर भी शांति का एहसास नहीं होने दूंगा मैं। तुम्हें ऐसा तड़पाऊंगा कि तुम्हारी रूह भी मरकर पछताएगी। इसलिए हिम्मत बिल्कुल मत हारना। मैं हूँ यहाँ तुम्हारे साथ। हम अपना खेल जरूर पूरा करेंगे। जीत हो या हार, तुम यूं हिम्मत नहीं हार सकती कोहिनूर।
तुम्हें ये बर्दाश्त करना होगा, अपने लिए नहीं तो कम से कम मेरे लिए, मेरी उस बर्बादी के लिए जिसे देखने को तुम्हारी आंखें तरस रही है। वो सपना जिसे तुम अपनी खुली आंखों से देखती हो, कम से कम उसे तुम्हें टूटता हुआ तो देखना ही होगा कोहिनूर। यू कांट अफोर्ड टू लॉस योर लाइफ कोहिनूर। तुम्हें ये करना ही होगा। और ना जाने ऐसी कई बातें विलेन नूर से करता रहा। नूर की आंखें जो पूरी तरह बंद नहीं थी और बीच बीच में फरफरा रही थी, वो धुंधली आंखों से विलेन का चेहरा अपने बिल्कुल पास देख सकती थी। उसके होठ बुरी तरह फरफरा रहे थे, जैसे वो कुछ कहने को तड़प रही थी, मगर लब उसका साथ नहीं दे रहे थे। करीब 3 घंटे की सर्जरी के बाद अबीर उसके पास आया और बोला, विलेन, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। नूर को आईसीयू में शिफ्ट करना होगा। उसे 24 घंटे के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। इन 24 घंटे में अगर उसे होश आ गया तो सब ठीक हो जाएगा, और अगर नहीं आया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। विलेन ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा और दांत पीसकर बोला, कोई जरूरत नहीं है शिफ्ट करने की। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, ऑपरेशन थिएटर की कमी नहीं है। मैं नहीं चाहता मेरी कोहिनूर को कोई और परेशानी हो। अभी रिक्वेस्ट करता हुआ बोला, बात दूसरों की नहीं, तुम्हारी कोहिनूर की है विलेन। उसे यहाँ परेशानी हो सकती है। आईसीयू में रहेगी तो बेटर होगा, वहाँ इसके अलावा कोई बात नहीं है। वो एक पल रुक फिर बोला, और अगर तुम चाहो तो मिल लेना इससे और जब चाहे उसके पास बैठे रहना, लेकिन प्लीज शिफ्ट करने दो उसे आईसीयू में। विलन ने कुछ पल नूर के चेहरे को देखा और अचानक वहां से बाहर की ओर चला गया। विलेन को बाहर आता देख सभी के चेहरे पर परेशानी की लकीरें छा गई। वो सब कब से ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि नूर की क्या हालत है, लेकिन सभी इतने हड़बड़ाए हुए थे कि कोई उन्हें जवाब नहीं दे रहा था। और अब तो विलेन भी तेजी से हॉस्पिटल के बाहर की ओर चला गया था। कुछ ही देर में नूर आईसीयू में शिफ्ट हो चुके थे। उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था, हाथों में आईवी कनेक्ट थी और कई सारी मशीनों से घिरी थी नूर। उन मशीनों में उसकी हार्ट बीट शो हो रही थी, जो कभी बेहद धीमी तो कभी तेजी से धड़क उठती। इधर विलेन हॉस्पिटल के गार्डन एरिया में गया। शाम होने को थी और हॉस्पिटल के बाहर मार्केट में चहल पहल थी, मगर विलेन का ध्यान कहीं और ही था। उसके दिमाग में वो पल घूम रहा था जब उसके हाथ से वो चाकू नूर के पेट में धंसा था। नूर का वो दर्द से लाल हुआ चेहरा, आंखों में आंसू, वो चीख, वो सारी चीज विलेन को अभी भी महसूस हो रही थी। विलेन खुद गुस्से से कांप रहा था। उसने गुस्से से अपने हाथ को दीवार पर दे मारा और अपने बालों को नोचता हुआ ही खुद पर चिल्लाया, कैसे कैसे कर सकता हूँ मैंने अपनी कोहिनूर को इतना बड़ा जख्म कैसे दिया। हाँ, उसे दर्द देता था, लेकिन अपने सुकून के लिए नहीं, सिर्फ ये बात समझाने के लिए कि वो मेरी है और मुझसे दूर जाने का फैसला उसके लिए सही नहीं। लेकिन मैंने उसकी जान लेने का कभी सोचा भी नहीं। मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ। वो लगातार गुस्से से दीवार पर मुक्के मारे जा रहा था। उस पीछे वाले एरिया में फिलहाल कोई नहीं था जो उसे संभाल पाता। अंत में थक हारकर विलेन वही दीवार से टिककर खड़ा हो गया। उसका एक हाथ खून से सन चुका था। उसने पॉकेट से अपने सिगरेट बॉक्स निकाले और उसमें से एक सिगरेट को अपने होठों के बीच दबा अपनी लाइटर से उसे जलाकर उसके लंबे लंबे कस भरने लगा। उसकी आंखें इस वक्त बंद थी। वो दर्द जैसे सुकून सा दे रहा था। यूं ही रात हो गई। नूर को अभी भी होश नहीं आया था। अबीर ने सबको नूर की हालत के बारे में बता दिया था, लेकिन अभी किसी की चिंता कम नहीं हुई थी। रात होने की वजह से उन सभी को वहां से जाना पड़ा था। अबीर एज अ डॉक्टर और विलेन कोहिनूर के साथ रुका था। विलेन हॉस्पिटल से बाहर तो निकला था, लेकिन अब तक नूर के पास वापस नहीं आया था। अबीर कुछ नर्स के साथ बीच बीच में नूर को एब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन नूर की हालत में कोई सुधार नहीं था। लगभग आधी रात को नूर के वार्ड का दरवाजा खुला। उस पूरे कॉरिडोर में लगभग से अंधेरा ही था। सिर्फ नूर के वार्ड की लाइट जल रही थी। एक आदमी ठीक नूर के बेड के सामने आकर खड़ा हुआ और उसकी मशीनों को देखता हुआ तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान लगा रहा है मेरा बेटा। लेकिन क्या हो अगर तुम्हारा सच जानकर वो अपने हाथों से तुम्हारी जान ले ले। बोलकर विधाता खुद में ही हंस दिए। वो पल सोचकर जब वो विलेन को नूर का सच बताएंगे और विलेन अपने हाथों से नूर का गला दबाएगा। विधाता को पता था कि नूर बेहोश है, लेकिन फिर भी वो नूर के बिल्कुल करीब गए और उसकी कान के पास जाकर धीमी आवाज में बोले, नूर। उनकी आवाज इतनी गहरी और डरावनी थी
कि बेहोशी में भी नूर के जिस्म में डर की एक लहर दौड़ गई। विधाता यूं ही गहरी आवाज में बोले, उठ जाओ नूर, जब तक मैं विलेन को सच ना बता दूं, एक अच्छी खासी बातचीत तो हम दोनों के बीच भी होनी चाहिए। आज कितने दिनों बाद नूर बिटिया अपने विधाता अंकल से मिली है ना? बोलते हुए उन्होंने नूर के हाथ पर हाथ रखा तो नूर की सांस अचानक से गहरी हो गई। उन मशीन्स पर नूर की तेज हुई हार्ट बीट साफ दिख रही थी। उसकी आंखें भी फरफराने लगी और जब खुली तो धुंधली आंखों से विधाता का चेहरा दिखाई दिया। फाइनली हमारी नूर बिटिया उठ गई। बोलते हुए विधाता का लहजा बिल्कुल अलग था, बिल्कुल वैसा जैसे वो नूर के साथ पहले बिहेव करते थे। वही नूर विधाता को अपने सामने देख हैरान भी थी और डर भी गई। आंखों से एक कतरा आंसू बह गया, लेकिन उसे विधाता अपने सामने साफ नहीं दिख रहे थे। काफी ब्लड लॉस की वजह से उसे हद से ज्यादा कमजोरी थी और आंखों के सामने सब धुंधला धुंधला दिख रहा था। वो कुछ बोलने की भी हालत में नहीं थी, लेकिन हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, जैसे वो विधाता को रोकने की कोशिश कर रही हो। विधाता शरनामे हिलाते हुए हंसकर बोले, अरे नहीं नहीं नूर, अब इन कोशिशों का कोई फायदा नहीं। अच्छी खासी कोशिश की थी तुमने मुझे उलझाने की। डैडी जी, हाँ, बड़ा शर्म का पर्दा ढका था तुमने, लेकिन अब तुम्हारे हर राज से पर्दा ये विधाता उठाएगा और तुम्हारे सुशील विधाता अंकल के सारे राज तो जान चुकी हो, तो अच्छा होगा कि तुम्हारा राज भी मेरा बेटा जान जाए। तुम्हारा सारा सच जानता हूँ, उसके बावजूद अपने बेटे के मकसद को बर्बाद नहीं होने दूंगा। नूर ने धीरे से अपना सर नामे हिलाया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। एनेस्थीसिया का असर खत्म हो चुका था और अब उसके जख्म में भी काफी तेज दर्द था, मगर फिर भी वो विधाता को रोकना चाह रही थी और हल्के आवाज में कांपते हुए बोली, नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते विधाता अंकल। मुझे वो चीज किसी भी हालत में चाहिए। वो चीज पति बाबू के लिए बहुत जरूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते विधाता अंकल। उस कमरे में काफी शांति थी, इस वजह से विधाता को उसकी फुसफुसाहट भरी आवाज भी सुनाई दे गया। विधाता हंस दिए और बोले, लेकिन मैं तो ऐसा करूंगा। नूर की आंखों से बहते आंसू तेज हो गए और ठीक उसी वक्त विलेन ने वार्ड का दरवाजा खोला। नूर की बड़ी धड़कनों का असर जैसे विलेन पर भी हुआ था। वो एक बेचैनी सी महसूस कर रहा था, इस वजह से वो तुरंत अंदर नूर के पास आया, लेकिन अंदर विधाता और नूर को देख उसकी आंखें हैरत में फैल गई। विधाता के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी, लेकिन नूर का कांपना विलेन को देख और तेज हो गया।